भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगभग खराब दौर में पहुंच गए हैं और बात ये हो रही है कि आखिरकार ये रिश्ते खराब हो क्यों रहे हैं। उनको लगा कि अब खालिस्तान की मूवमेंट को पंजाब में लाने के लिए कनाडा से हवा दी। अब क्या हुआ कि असली अड़चन क्या आ रही थी, पैसा वहां था, सब चीजें थी इनके पास, लेकिन इनको वो मॉड्यूल चाहिए थे जो पंजाब में एक्टिवली इस एजेंडा को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आईएसआई को लगता है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर अगर अनरेस्ट है तो फिर पाकिस्तान में उनका एजेंडा, उनकी सियासत और उनका कामकाज ठीक चल रहा है। अब चाहिए क्या था, उनको चाहिए थे वो लोग जो पंजाब में आतंकवादियों के लिए काम कर सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सार्थक साबित कौन हुआ उनके लिए? गैंगस्टर। तो इस तरह से जो औजार का काम है वो गैंगस्टर कर रहे हैं, दिमाग पूरा खालिस्तान का यूज हो रहा है। और शय कौन है और मास्टरमाइंड कौन है पीछे से? वो आईएसआई है। कि कनाडा सरकार पर सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार वो इस तरह के लोगों को ढूंढकर, वहां अभिव्यक्ति की आजादी है ये बात ठीक है, लेकिन अपराध करवाने की आजादी थोड़ा है वहां पर। सांप घर में पाल लीजिए, लेकिन वो सांप किसी का सगा नहीं होता है। जिस दिन मौका लगेगा वो आपको भी डस लेगा। मुझे ये लगता है कि कनाडा की हालत वही ना हो जाए जो आज पाकिस्तान की। आतंकवाद किसी का नहीं होता। आज आपको विस्तार से 4-5 चीजें बतानी है और उन चीजों को आप गहराई से समझिएगा। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगभग खराब दौर में पहुंच गए हैं और बात ये हो रही है कि आखिरकार ये रिश्ते खराब हो क्यों रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है। शुरुआत हुई थी हरजीत सिंह निज्जर मर्डर केस से। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत के एजेंसियों के लोगों की इन्वॉल्वमेंट लगती है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। और इसके बाद ये परत दर परत इतना खराब होता चला गया कि अब नौबत ये आ गई है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और एक दूसरे अपने नागरिकों को एक दूसरे मुल्कों में जाने के लिए एहतियातन कई चीज़ें सलाह दे रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये नौबत आई क्यों और इसकी वजह से कनाडा और भारत में हो क्या रहा। आज आपको विस्तार से 4-5 चीज़ें बतानी हैं और उन चीज़ों को आप गहराई से समझिए। जब कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया भारत पर कि इनकी मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो मर्डर कनाडा में हुआ हरजीत सिंह निज्जर का, उसके बाद भारत ने ये सवाल उठाया कि खालिस्तानी मूवमेंट को हवा मिल रही है कनाडा की धरती से, वहाँ से गैंगस्टर पनप रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता था कि इस बात की पड़ताल की जाए कि वाकई क्या ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या भारत ने कभी कनाडा को इस बारे में बताया? अगर बताया तो कनाडा ने क्या कार्रवाई की? अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? और अगर कार्रवाई हुई तो फिर भारत को एतराज़ क्यों है? इन तमाम चीज़ों की जब पड़ताल करने के लिए हम लोग निकले तो कई कुछ ऐसा सामने आया जो आपको बताना लगता है लाजमी है। दरअसल हुआ क्या है कि जितने भी पुराने खालिस्तानी थे वो कनाडा में बस गए। 90 के दशक में जब यहाँ पर पुलिस ने आतंकवाद की कमर तोड़नी शुरू की तो बहुत सारे टेररिस्ट उस वक्त विदेशों में भागे, उनमें से ज़्यादातर कनाडा में चले गए और कनाडा में जाकर किसी ने असाइलम ले ली, किसी ने शादी कर ली, वहाँ रहने लग गए। पहले मेहनत मजदूरी की, किसी ने ट्रक चलाया, किसी ने कोई और लेबर का काम किया, लेकिन जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए तो एक बार फिर उन्हें याद आ गई खालिस्तान की, जिसे वो छोड़कर यहाँ गए थे, कि उस मूवमेंट को फिर से हवा दी जा सकती है। यही हुआ। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच में एक सच्चाई ये भी है कि जब वो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को छोड़कर भागे थे और जब उन्होंने कनाडा में असाइलम ली तो उसमें तकरीबन 10-15 साल का गैप आ गया। गैप क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करने में पहले वहाँ जोर लगाया, तब तो खालिस्तान की इतनी याद आई नहीं उनको। जब वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए, काम धंधा जम गया, प्रॉपर्टीज़ बन गई, तो उनको लगा कि एक बार फिर वो भारत तो जा नहीं सकते, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या नो फ्लाइंग लिस्ट में डले हुए हैं। तो उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए उनको लगा कि अब खालिस्तान की मूवमेंट को पंजाब में लाने के लिए कनाडा से हवा दी जाए। ऐसे बहुत सारे सबूत भी मिले और अगर ये लोग भारत आते हैं तो इनके खिलाफ पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में, उस तरह ही ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। किसी में जांच जो है वो इनको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा चुकी है, किसी में जांच होनी बाकी है।
तो इनको लगता है कि वो सब केस दोबारा से खुल जाएंगे, तो इसलिए ये तो नहीं आए, लेकिन इन्होंने फिर से खालिस्तान के एजेंडे को हवा देनी शुरू की। चलिए, कोई कुछ भी कर सकता है, वो इस चीज़ के लिए आज़ाद है। अब क्या हुआ कि असली अड़चन क्या आ रही थी? पैसा वहाँ था, सब चीज़ें थी इनके पास, लेकिन इनको वो मॉड्यूल चाहिए थे जो पंजाब में एक्टिवली इस एजेंडा को आगे बढ़ा सके। उनकी कमी आ चुकी थी, क्योंकि अगर आप 90 के दशक देखें और अगर हम 2010 से लेके 20 के बीच की बात करें, तो 15-20 साल में बहुत लोग जो थे वो इन चीज़ों को समझ चुके थे, कई टूट चुके थे, कई अपना और रास्ता अपना चुके थे, कई अपने जो है वो परिवार के साथ दूसरी जगह पर बिजी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खालिस्तानी मूवमेंट के दौरान था, वो नेटवर्क वीक पड़ चुका था। अब उस नेटवर्क की जरूरत किसको थी? एक तो उनको थी जो चाहते थे कि पंजाब में इस एजेंडे को दोबारा से हवा दी जाए और इसके नाम पर कुछ ज़मीनी तौर पर किया जाए। दूसरी ज़रूरत किसको थी? दूसरी ज़रूरत थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को, क्योंकि ऐसा माना जाता है और भारतीय एजेंसियों का ये बड़ा स्ट्रांगली विश्वास भी है कि ISI के इशारे पर बहुत सारे खालिस्तानी मूवमेंट में अपने मिशन में कामयाब ना होकर दूसरे देशों में पनाह लेने वाले जो फॉर्मर टेररिस्ट हैं, या जिनको हम टेररिस्ट कह लें, वो लोग एक बार फिर ISI के इशारे पर इस एजेंडे में पंजाब पर काम करना चाहते थे। क्योंकि ISI को लगता है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर अगर अनरेस्ट है तो फिर पाकिस्तान में उनका एजेंडा, उनकी सियासत और उनका कामकाज ठीक चल रहा है। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क यानी भारत में ऐसा नहीं है, तो ISI को लगता है कि उनका मिशन कहीं ना कहीं अधूरा है। उनकी जो मंशा है, उनकी जो जिज्ञासा है, जो पंजाब का अमन चैन पसंद नहीं करते हैं या जम्मू कश्मीर में अमन चैन उनको पसंद नहीं है, उसको ठेस पहुंचती है। लिहाजा अपने इस दोबारा से वजूद को कायम करने के लिए भारत में उन्होंने इस प्रोपागेंडा को फिर हवा देनी शुरू की। अब चाहिए क्या था? उनको चाहिए थे वो लोग जो पंजाब में आतंकवादियों के लिए काम कर सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सार्थक साबित कौन हुआ उनके लिए? गैंगस्टर। अब आपको समझ में आएगा कि कनाडा की धरती पर जो खालिस्तान और गैंगस्टर्स की इकट्ठी जुंडली या हम कह लें सिंडिकेट जो काम कर रहा है, उसका असर कहाँ पड़ रहा है? उसका असर भारत में पड़ रहा है। और अगर उसका असर भारत में पड़ रहा है तो कनाडा को भी इसके प्रति संजीदा होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि भारत की ज़मीन से पाकिस्तान पर ये चीज़ जो है वो वहाँ गुंडों ने जाके ये हरकत कर दी? क्या भारत से अमेरिका में कर दी जाके, या भारत ने वहाँ पे करवा दी जाके, या भारत की एजेंसी ने अमेरिका में करवा दी, ऑस्ट्रेलिया में करवा दी, इंग्लैंड में करवा दी? इस तरह का कभी हुआ नहीं हुआ। और अगर हुआ हो और पता लग जाए तो कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कोई भी देश, किसी भी देश की सरकार अपनी ज़मीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देती और नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारे मुल्क में या कनाडा में, अमेरिका में फ़र्क क्या रह गया? फिर तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब जो हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह हो जाएंगे, क्योंकि यही तो इल्ज़ाम आता है इन मुल्कों पर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से टेररिज्म जो है वो फैलाया जाता है। अमेरिका पे अटैक हुआ तो उन्होंने भी यही कहा। क्यों हमला किया था अफगानिस्तान पे अमेरिका ने? इसीलिए किया था ट्विन टावर गिरने के बाद कि अफगानिस्तान की ज़मीन को तालिबान दुनिया में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी यही इल्ज़ाम लगता है कि ये फिदायन गए, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। अफगानिस्तान भी यही इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पर जब तक वहाँ पर अमेरिका था, कि वहाँ की सरकार को ठीक से चलने नहीं देना चाहता। जो वजीरिस्तान और उसके साथ के जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ से पाकिस्तान के जो है वो समर्थित आतंकी आते हैं और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भी जो है अमन चैन खराब करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर यही सब चीज़ें अब कनाडा से या किसी दूसरे मुल्क से होने लग जाएंगी किसी तीसरे मुल्क के लिए, तो फिर क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा ना कि जो पाकिस्तान में होता था, जो अफगानिस्तान में होता है, वही अब कनाडा और दूसरे देशों में होने लगा, जिसकी वजह से तीसरे देश परेशान हैं। आज यही सवाल कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच में भी आ रहा है। अब आप एक बात बताइए कि खालिस्तान और गैंगस्टर्स की एक सिंडिकेट बनी वहाँ पर। पहली बात यह है कि फर्जी दस्तावेज़ों पर, जाली पासपोर्ट पर कैसे गैंगस्टर अपने आप को अमेरिका या फिर कनाडा पहुँचाते हैं।
और अगर वो अमेरिका पहुंचते भी हैं तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है कि कनाडा जाना है वहाँ से। सो पहली बात तो ये है कि कनाडा इनको सेफ हेवन क्यों लगने लगा, इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि वहाँ जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हुए हैं वो लोग इनको हाथों हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर अगर भारत से भागकर कनाडा जाता है तो उसकी स्थिति वही होती है जो 90 के दशक में खालिस्तानी आतंकियों की थी। तो आज गैंगस्टर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है और जब वहाँ पर कनाडा में उसको खालिस्तानियों के साथ सपोर्ट मिल जाती है तो फिर वो खालिस्तानियों को अपना रहनुमा मानने लगता है और उनके इशारे पर फिर कहता है बताइए क्या करना है, मेरा नेटवर्क पंजाब में चलता है। पंजाब में फिर जो लड़के बेरोजगार या नशे के आदी हैं या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है या जेलों में बंद हैं और उनके साथी बाहर हैं, उन लोगों के ज़रिए ये लोग टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और खालिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मूवमेंट को तेज करने लगते हैं। तो खालिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में गैंगस्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनका 90 के दशक का जो नेटवर्क था वो अब ख़त्म हो चुका है, वो सब उम्रदराज हो चुके हैं, उनके कहने पे कोई काम नहीं करता, या पंजाब की स्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि उस नेटवर्क को अब 90 वाले नेटवर्क को रिवाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में ताज़ा नेटवर्क किसका है? गैंगस्टर्स का। उनका खौफ, उनका नेटवर्क, उनके जो शूटर्स, एसोसिएट्स पंजाब और उसके साथ लगती स्टेट्स में भरे पड़े हैं। तो उत्तर भारत की इन स्टेट्स के गैंगस्टर के इस नेटवर्क को अब आईएसआई ने, ये मास्टरमाइंड आईएसआई है, उन्होंने ये सलाह दी कि खालिस्तानियों को कि आप इन लोगों को इस्तेमाल करो, क्योंकि गैंगस्टर्स को पुलिस से बचने के लिए विदेशों में पनाह चाहिए, वहाँ पर उनको काम चाहिए, रूटीन में उनको पक्के दस्तावेज बनवा सकें वो, और वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए उन्हें जगह जगह ज़रूरत पड़ती है। वो सब चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं इनको वहाँ पर पहले से रह रहे, जो अब चाहे असाइलम के जरिए या किसी दूसरे रास्ते से वहाँ नागरिक हो चुके हैं या जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो चुकी है वहाँ पर, वो लोग इनकी खालिस्तान से जुड़े नेटवर्क वाले लोग इनकी मदद करते हैं। और बदले में पंजाब में कैसे आतंक फैलाना है, पंजाब में कैसे इन चीज़ों को कभी खालिस्तान लिखना, कभी खालिस्तान के नारे लगा देना, कभी खालिस्तान के नाम पर कोई दूसरी एक्टिविटी कर देना, ये सब नेटवर्क जो है, यहाँ तक कि किलिंग्स भी, जो टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं, वो विदेश में बैठे लोगों ने, ऐसे कई केस स्टडीज हैं, पुलिस रिकॉर्ड में फाइलें भरी पड़ी हैं, जिन्होंने ये किलिंग करवाने के लिए, टारगेटिंग किलिंग करवाने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने या खालिस्तानियों ने विदेश में बैठकर गैंगस्टर्स के रास्ते ये सब किया। अगर आप बलविंदर सिंह कामरेड की हत्या को देखें तो बलविंदर सिंह कामरेड की हत्या भी इसी तरह से हुई थी। सुख भिखारीवाल गैंग के शूटर्स के जरिए शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह कामरेड की उनके घर में गोली मरवाकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान से ये प्लानिंग हुई, सुख भिखारीवाल के आदमी यूज हुए, सुख भिखारीवाल उस वक्त जो है वो विदेश में बैठा हुआ था और उसके शूटर्स ने ये शरेआम जाके किलिंग की। तो इस तरह से जो औजार का काम है वो गैंगस्टर कर रहे हैं, दिमाग पूरा खालिस्तान का यूज हो रहा है, और शय कौन है और मास्टरमाइंड कौन है पीछे से? वो आईएसआई। सो आईएसआई ने गैंगस्टर्स को एक नया औजार बना दिया है भारत के खिलाफ, और उनको खालिस्तान के नाम पर घटनाओं को अलग अलग तरीके से अंजाम दिलवाया जा रहा है। तो ये सिंडिकेट अब आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से काम कर रही है। अब इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है? भारत पे असर ये पड़ रहा है कि पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड, पंजाब पुलिस के डोजियर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डोजियर, ये तमाम चीज़ें उठाकर देख लीजिए। ना जाने कितनी बार ये कनाडा को बताया जा चुका है कि उनकी सरजमीन से वहाँ पर रह रहे लोग किस तरह अपने नेटवर्क के जरिए एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तमाम चीज़ों को रोज़ पंजाब में अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान में भी कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर विदेश में बैठे लोगों का नाम सामने आया, पर उसके नाम पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं। बड़ा सवाल यही है। तो अब जब कनाडा और भारत के बीच में निज्जर हत्याकांड को लेकर किताब खुली है, तो अब उस किताब के जितने पन्ने पलटे जा रहे हैं, उन पन्नों में नया नया पढ़ने को मिल रहा है, नया नया देखने को मिल रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाब से लोग इस वक्त अगर कहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
यूरोप, इंग्लैंड, इन तमाम जगहों की बात करें तो कनाडा सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ पर जाकर आसानी से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा कामकाज करेंगे, नाते रिश्तेदार कोई ना कोई पहले से वहाँ रहता है, रुकने ठहरने और वक्त गुजारने की भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद 4 साल बाद कनाडा में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब पीआर हो जाए तो पूरा परिवार लाने के लिए भी ब्लड रिलेशन वालों को मदद हो जाती है। शायद इतना लिबरल अकेला कनाडा ही रह गया है विदेशी धरती पर, जिसमें पंजाब वालों को लगता है कि उनको जाकर बसने में, पीआर लेने में और बाद में अपने ब्लड रिलेशन वालों को वहाँ बुलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस फेवरेट डेस्टिनेशन पर पंजाब से जुड़ी हुई इतनी आपराधिक गतिविधियों और घटनाओं को लेकर एक ऐसा चक्र चला है जिसके कारण आज कनाडा और भारत की दोनों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। सो भारत को नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ से जो एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट पंजाब में और भारत के बाकी राज्यों में किया जा रहा है। जितनी घटनाएं हो रही हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, जितनी एक्सटॉर्शन हो रही हैं, वो सब पंजाब में की जा रही हैं। अब एक बात बताइए कि कनाडा को ये समझ नहीं आ रहा है कि हाल ही में सुखा धुनीके का मर्डर वहाँ पर हुआ। सुखा धुनीके कौन था? सुखा धुनीके अर्श डल्ला का साथी था। अर्श डल्ला कौन है? मोगा का रहने वाला है। वहाँ पर गया अपनी पत्नी के साथ था, उसकी पत्नी गगनदीप वहीं की रहने वाली थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो आज की तारीख में बड़ा गैंगस्टर है, एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। उसे टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उसे टेररिस्ट घोषित किया है। और ऐसे ही कई और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो पंजाब में घटनाएं करवा रहे हैं। लखवीर सिंह लंडा एक कैटेगरी का गैंगस्टर है, वो भी वहाँ पर गया कि कैसे था? गया था, उसकी बहन ने उसको स्पॉन्सर किया था, तरन तारण का रहने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में अटैक हुआ, पंजाब पुलिस के आरपीजी अटैक हुआ, और आरपीजी का अटैक ये पहला था। ऐसा अटैक कभी इससे पहले कभी निकट भविष्य में हुआ नहीं और ना ही सोचा जा सकता है, ना ही अतीत में हुआ। लेकिन सवाल ये है, उसके बाद इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, इस थ्योरी को पुलिस ब्रेक करती, तुरंत ये पता लगा कि सरहाली तरन तारण का ही एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी एक रॉकेट अटैक हो गया। वो किसने किया? उसके पीछे भी उसका नाम आया। दुकानदारों का हत्या की गई, वो भी लखवीर सिंह लंडा का नाम आया। सवाल ये है कि निज्जर हत्याकांड के बाद ये जो अपराध की फाइल कनाडा ने खोली है, मुझे ये लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कनाडा में रह रहे भारत के लोगों के ऊपर इतने इल्ज़ाम आ गए हैं कि कनाडा सरकार पर सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार वो इस तरह के लोगों को ढूंढकर, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये बात ठीक है, लेकिन अपराध करवाने की आज़ादी थोड़ा है वहाँ पर। क्यों वहाँ की एजेंसीज इन लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं करती? कनाडा को एक बात समझनी चाहिए ठीक से। आज वो भारत में अपराध करवा रहे हैं, लेकिन अगर सख्ती होगी, उनका नेटवर्क टूट जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब यही प्रैक्टिस उनके कनाडा में भी शुरू हो जाएगी। और आतंकवाद के दौर में भी यही हुआ था। कनाडा ये भुगत चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को टॉर्चर कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी से ज्यादती कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो, उसको खुली छूट नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर एजेंसियों की, पुलिस की नज़र होनी चाहिए। अगर आज वो पंजाब में या फिर भारत के किसी अन्य राज्य में हालात ख़राब कर रहे हैं, तो आप ये बात मत भूलिए कि एक दिन वो आपके देश में भी, आपकी ज़मीन पर, आपके राज्यों में, आपके लोगों के लिए भी वही हालात ख़राब करके खड़ा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पड़ोसी को डराने के लिए सांप घर में पाल लीजिए, लेकिन वो सांप किसी का सगा नहीं होता है। जिस दिन मौका लगेगा वो आपको भी डस लेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई ये चीज़ फिक्स नहीं होती है कि आपने सिर्फ पड़ोसी को ही डसना है, वो तो सांप है। तो अच्छा ये है कि कोई भी सांप आप ना पालें, और अगर कोई आपके देश में ठीक ढंग से रह रहा है, चाहे उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम वो अतीत की बातों को भूलकर आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए ना, तो आप उसको रखिए। लेकिन अगर वो अब भी अपने अतीत से जुड़ी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किसी भी ज़मीन पर अपराध करवाने की साजिश रच रहा है या अपराध कर रहा है, तो उसके खिलाफ आपके देश के मुताबिक जो कानून कहता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन वो आपके देश में भी कानून को हाथ में लेगा, ये बात तय है।
और कनाडा 1982 से लेकर 1985 तक ये सब भुगत चुका है। कनिष्क बॉम्बिंग क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये एक बार इतिहास पढ़ लीजिए आप। शायद उस वक्त भी भारत जगाने की कोशिश कर रहा था खालिस्तान मूवमेंट को लेकर कनाडा को, लेकिन कनाडा नहीं जागा। जस्टिन ट्रूडो के पिता उस वक्त प्रधानमंत्री होते थे। क्या हुआ, कनाडा की जनता ने, कनाडा के अवाम ने वो इतनी बड़ी त्रासदी झेली, पूरी दुनिया ने देखा। आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, लोग चाहे जितने भी अरेस्ट हुए हों, लेकिन उसमें से ज़्यादातर कनाडा के ही रहने वाले थे जो कनिष्क बॉम्बिंग में मारे गए थे। अगर 1982 में इंदिरा गांधी की बात सुनी गई होती और कार्रवाई की गई होती उसी वक्त, तो शायद कनिष्क बॉम्बिंग टल जाती। आज हम फिर वही सवाल उठा रहे हैं। कनाडा एक बार फिर उसी दौर में जा रहा है और उसको भारत से बातचीत करके, अगर उसको कोई भारत की चीज़ पर सहमति नहीं है तो उसको फैक्ट्स के साथ रखना चाहिए कि ये डोजियर आपने सौंपा है, इसमें इतनी चीज़ सही है और इतनी चीज़ हमें सही नहीं लगती है। लेकिन आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को लेकर दोनों मुल्क आपस में भिड़ते रहें और जो लोग जिनके लिए ये भिड़ रहे हैं वो अमन चैन से अपना पैसा कमाते रहें, एक्सटॉर्शन करते रहें, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहें, ये कहाँ की वास्तविकता है? या इससे कैसे कोई भी मुल्क पार पा सकता है? मुझे ये लगता है कि कनाडा की हालत वही ना हो जाए जो आज पाकिस्तान की। आतंकवाद किसी का नहीं होता। आतंकवाद तो जब दूसरे मुल्क में नहीं कर पाएगा तो वो अपने मुल्क में करेंगे, क्योंकि इनकी जो नफरतें होती हैं, इनकी जो फितरत होती है वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगती है। तो आज अगर वो भारत में फितरत काम आ रही है, वो शरारतें, वो अपराध काम आ रहे हैं इनके, तो कल को ये कनाडा को भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए दोनों सरकारों को एक पेज पर आकर काम करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जो कानूनन जायज़ बातें हैं, चाहे वो किसी का मर्डर हुआ है उसकी जांच है, या कोई मर्डर करने के लिए किसी देश में बैठ के प्लानिंग कर रहा है, उनको कानून के दायरे में रखकर कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर अपराध को रोकना है तो कनाडा को भी आगे आना होगा। अगर कनाडा आगे नहीं आएगा और वहाँ पर वो अपने नागरिकों को ये कहता रहेगा कि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी करवा सकते हैं, तो ऐसी अभिव्यक्ति कोई भी दूसरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सोचिए, फिर तो ये उसी दौर में चले जाएंगे जो मुंबई में 90 के दौर में होता था। क्या उसी तरह से फिर वही अंडरवर्ल्ड, फिर वही गैंगस्टर, उन तमाम चीज़ों से गुजरना है? वो भी ख़त्म हुआ, वो गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई, वो उस वक्त का जो एक तरह से इतना बड़ा रैकेट चलता था अंडरवर्ल्ड का, वो भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि दोनों मुल्कों को क्या हासिल होगा? जिनके घर में नुकसान हो जाता है, वो नुकसान की वापसी कैसे होगी? मुझे ये लगता है कि एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ से भागकर किसी भी विदेशी जमीन पर आदमी अपने घर परिवार के साथ मेहनत मजदूरी और अपनी रोटी खा रहा है, उस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके अतीत को लेकर वो जब उस देश में आएगा जहाँ उसने अपराध किए हैं, तो उसको कानून के हिसाब से निपटा जाएगा। लेकिन अगर आप अपराध की दुनिया से भागकर दूसरी ज़मीन पर चले जाते हो और वहाँ से फिर पिछले मुल्क में अपराध करवाने लगते हो, तो ये ठीक नहीं है। उन सरकारों को जागना चाहिए। और ये जो गैंगस्टर्स, खालिस्तान का एक नेटवर्क खड़ा हुआ है और इसके पीछे जिस तरह से ISI पूरी साजिश को रच रहा है, मुझे लगता है कि आज भारत और कनाडा को इकट्ठे होकर इस पूरी गेम को एक्सपोज करना चाहिए, ना कि आपस में लड़कर इन लोगों को शय देने का काम करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में हम अक्सर इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं। हो सकता है कि ये मुद्दे किसी को चुभते होंगे, हो सकता है किसी को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन हमारा मकसद किसी को भी दुखी या किसी को भी सुखी करने से नहीं है। हमारा मकसद क्या है? ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है और पब्लिक इंटरेस्ट आपका टाइम है, ये कोई प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। तो इसलिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं जो आपके कंसर्न का सबसे बड़ा विषय है। तो इसलिए आप भी रोज सोमवार से शुक्रवार तक पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम जरूर देखें और सिर्फ खबर को खबर के नज़रिए से देखते हैं हम, उसके बीच में कोई राजनीति नहीं होती है, भले वो किसी को पसंद आए या ना आए। ये आपका टाइम है, आपकी बात हम करते रहेंगे।